कविता थपलियाल और इस शो की खास बात यह है कि अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की। आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने तमाम फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करना चाहिए और उसके मुताबिक निवेश करना चाहिए। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्यों करना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड में निवेश? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सही तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पर कितने की SIP से आप बन सकते हैं करोड़पति, आपको बताएंगे। और साथ ही कौन सा फंड आपको देगा यहाँ पर नॉन स्टॉप रिटर्न। जी हाँ, कौन सा फंड आपको देगा नॉन स्टॉप रिटर्न, वो हम आपको बताएंगे हमारे सवालों के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रंप टैरिफ से आपको क्यों नहीं डरना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो और US का टैरिफ यहाँ पर कैसे कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन है, आपको बताएंगे। त्योहारी सीजन के लिए कैसे तैयार करें अपने पोर्टफोलियो को, ये भी हम आपको बताएंगे हमारे शो में आगे। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में कैसे आपको जो है अपने सवाल हमसे पूछने हैं। हम आपको इस शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। 9619873567 ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अपने सवाल जो है यहाँ पर भेज देने हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए आज के शो में आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है। विश्वजीत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका पनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। के मीना साहब का सवाल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ मैडम, राजस्थान। अच्छा, 1.5 करोड़ आपको कमाने हैं 15 साल में। सर कैसे कमाना चाहते हैं? 30,000 की आपकी SIP चल रही है। फंड्स के नाम क्या हैं जी? फंड्स के नाम क्या हैं आपके? SBI कॉन्ट्रा, HDFC का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप है मैडम। ओके, और कब से आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? अभी 6 मंथ हो गया ऑलमोस्ट। ओके, क्या सोच के आपने इन फंड्स को पोर्टफोलियो में डाला? ये है कॉर्पस बनाने का है 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के अराउंड 15 साल के अंदर। ओके, और SIP चल रहा है 10,000 पर में। इनमें ईच में 30,000 तीनों में मिलाकर। 1.5 करोड़ से कोई खास लक्ष्य आपका जो आपको पूरा करना है? नहीं, कॉर्पस बनाने का ही है बस कॉर्पस आपको खड़ा करना है। चलिए ठीक है, 1.5 करोड़ 30,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल। क्या कमेंट्स विश्वजीत जी? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका कॉम्बिनेशन सही है क्या पोर्टफोलियो में? हाँ, तीनों पोर्टफोलियो पर ही आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। विश्वजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है कविता जी, अब आपको? आपकी आवाज आ रही है, बताइए। नमस्कार। मीना जी, आपका जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए तीनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, तो इसमें बिल्कुल निवेशित रहे। और जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो भी अचीवेबल है, क्योंकि आप 30,000 की SIP कर रहे हैं और थोड़ा सा गैप आ रहा है। कहीं 2,000 की SIP आपको और इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो 32,000 की SIP से जो आपका गोल है 1 करोड़ 42 लाख का, 1.5 करोड़ का, वो आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड की कमी है, तो अगर उसमें हम एक लार्ज कैप फंड ऐड कर दें, और इसका तरीका ये रहेगा कि आप 10-10 हजार की SIP कर रहे हैं, 2,000 मैंने बोला है ऐड करने के लिए, तो अगर हम चारों फंड्स में 8-8 हजार की कर दें तो वही 32,000 रुपए की आपकी SIP रहेगी। 8,000 रुपए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में निवेश कर दें, बाकी में 2-2 हजार कम कर दें, जैसे कि आप HDFC मिड कैप पे कर रहे हैं या SBI कॉन्ट्रा में कर रहे हैं, तो इसमें बंधन स्मॉल कैप में भी 8,000 की कर दें, तो पूरा आपका पोर्टफोलियो संतुलित हो जाएगा, वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और चारों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। तो लार्ज कैप का पोर्टफोलियो में कमी थी, वो मैंने ऐड करा दी है, थोड़ा सा अमाउंट भी उसमें ऐड करा दिया है ताकि बराबर संतुलन बना रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, काफी अच्छे फंड सिलेक्ट है और आपके अमाउंट भी काफी अच्छी SIP की है। बस 2,000 की SIP और बढ़ानी है और एक फंड जो मैंने आपको बताया उसको ऐड कीजिए, तो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा बन जाएगा। विश्वजीत जी, 10-10 हज़ार की ये SIP कर रहे हैं, 30,000 का अमाउंट है, क्या इन्हें उसको बांट देना चाहिए? क्या 5-5 हज़ार की SIPs करनी चाहिए? 10,000 एक ही फंड में डालना क्या सही होगा? बिल्कुल कविता जी, मेरे ख्याल में जो फंड सिलेक्शन मीना जी ने किया है,
देखिए एक वैल्यूज कॉन्ट्रा फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। तीनों ही फंड्स का अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो काफी अच्छा है। मेरे ख्याल में कोई ज्यादा फंड्स को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की कमी थी, तो कविता जी मैंने क्या किया, वो 2-2 हजार रुपए इन तीनों फंड से कम कर दिया, तो 6,000 रुपए यहाँ से आ जाएंगे। 2,000 रुपए मैंने ऐड करने को बोला है, तो 8,000 रुपए, तो अब चारों फंड्स में 8-8 हजार रुपए हो जाएंगे, 32,000 रुपए डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 4 फंड्स पर्याप्त है। एक म्यूचुअल फंड में अपने आप में 40-50 स्टॉक्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में ज्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है। मीना साहब, कोई सवाल पूछना है आपको और? ओके ओके, थैंक यू मैडम। यही थोड़ा सजेशन लेना था कि इसमें कुछ चेंज करना है पोर्टफोलियो में। ओके, ऑल द बेस्ट। गौरव मित्तल जी से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम। बताइए सर, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी मैम, मेरी ऑलरेडी 2 साल से म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो अभी मैंने उसमें कुछ एड ऑन किया है और 25,000 की पर मंथ SIP है। मेरा टारगेट है आफ्टर 15 ईयर 2040 में कि मुझे 1 CR या 1.2 CR का कॉपर्स मिल जाए। 7 फंड है पोर्टफोलियो में, फंड्स के नाम बताएंगे आप? हाँ जी मैम, निपॉन इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एंड ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, एंड ICICI वैल्यू डायरेक्ट फंड है, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, और ग्रो का सिल्वर ETF फंड है मैम। चलिए, यहाँ पर निपॉन इंडिया का नाम हम ठीक करेंगे, स्क्रीन पे जो जा रहा है वो गलत लिखा हुआ है। ओके, 1.2 CR और वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की लगभग 6 लाख रुपए है और 12 साल का समय है। ओके, विश्वजीत जी क्या कहेंगे आप? देखिए कविता जी, मेरे ख्याल में फंड्स तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, लेकिन अगर ओवरऑल देखें पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड्स हैं और उनमें ओवरलैप भी है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये रहेगा कि जो निपॉन इंडिया का मिड कैप है, इसको स्विच करके निपॉन इंडिया के ही लार्ज कैप फंड में स्विच कर दिया जाए SIP, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा पोर्टफोलियो में। वहीं पर इनके पास एक थीमेटिक फंड भी है, कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। अगर तो ये 5-6 साल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी शायद थोड़ा सा मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, तो रिस्क ले सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहें। अदरवाइज इनके पोर्टफोलियो में एक वैल्यू स्टाइल या कॉन्ट्रा स्टाइल भी मिसिंग है, तो कोटक का ही कॉन्ट्रा फंड में ये स्विच कर सकते हैं। तो ये 2 बदलाव इनके पोर्टफोलियो में चाहिए, क्योंकि 2 मिड कैप है तो एक मैंने चेंज कर दिया, और लार्ज कैप फंड नहीं था प्योर भी, तो उसमें वो मैंने ऐड कर दिया है। बाकी इनका गोल देखें तो ये मेरे पास जो डाटा था उसमें 22,500 की SIP कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से और जो लमसम है, अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो ये कहीं ना कहीं 64 लाख रुपए बन जाता है। और लक्ष्य जो रखा हुआ है मित्तल साहब ने 1.25 करोड़ का रखा हुआ है, तो अगर 7,500 रुपए की SIP ऐड कर दे, या फिर हर वर्ष करीब करीब 7% का स्टेप अप कर दे, तो ये अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव है, थोड़ा सा SIP इंक्रीज कर ले, और ये 2 जो फंड्स मैंने रिकमेंड किए हैं, कॉन्ट्रा फंड और एक निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, क्योंकि 2 मिड कैप फंड है, तो एक मिड कैप फंड से स्विच करके निपॉन इंडिया के ही लार्ज कैप फंड में आ जाए। तो ये थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा, और जो गोल अचीव करने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, वो भी काफी हाई बन जाएगी। गौरव जी, कोई सवाल पूछना है आपको? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 10% का वो स्टेप अप एवरी ईयर कर सकता हूँ। आप 10% करेंगे तो और भी अच्छा है। फिलहाल आपको स्टेप अप 7% करने की है, उतना भी करेंगे तो आपका लक्ष्य अचीव हो जाएगा। ज्यादा प्राप्त कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें कोई खामी तो है नहीं, अच्छा आपका कॉर्पस इकट्ठा भी हो जाएगा। और 15 साल के बाद की बात कर रहे हैं, उसमें आपने 1.5 करोड़ रुपए आज के हिसाब से आका हुआ है। मुझे नहीं पता आपने महंगाई को इसमें कितना फैक्टर इन किया है, शायद ये 1.5 करोड़ पर्याप्त ना हो, आपको 5 करोड़ लगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कोई खास लक्ष्य नहीं है, बस कॉर्पस खड़ा करना है, तो 10% कर लीजिए स्टेप अप, कोई हर्ज नहीं है उसमें। कोई और सवाल? नहीं मैम, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।
चलिए, इस बीच यहाँ पर जो खबर आ रही है, अप्रैल जून में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। सालाना आधार पर अगर हम जीडीपी देखें 6.5% से बढ़कर 7.8% हो गई है और जीडीपी पिछले 5 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पर यहाँ पर दर्ज की गई है। हमारे साथ अब इस पर बात करने के लिए निकोरे एसोसिएट्स के फाउंडर इकोनॉमिस्ट मिताली निकोरे भी जुड़ चुकी है। मिताली, हाय, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। और चलिए मिताली, यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, ये आपके एक्सपेक्टेशंस के कितने इन लाइन हैं? जी, सबसे पहले तो आई थिंक आज हमारा थोड़ा गणपति का मैं कहूंगी एक आशीर्वाद है जो ये नंबर्स इतने अच्छे आए हैं। मतलब ये हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी हट के आए हैं, काफी ज्यादा आए हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से। 6.5 से 7.8% हेडलाइन ग्रोथ का जाना, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6.5 से 7.2 7.3 के रेंज में जाएगा, लेकिन ये तो सीधा 7.8% पे चला गया है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हम देख रहे हैं डेटा में। मैन्युफैक्चरिंग में भी है, लेकिन सर्विसेज में बहुत स्ट्रॉन्ग एक कमबैक हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल भी यहाँ पे 1.5% से बढ़कर 3.7%, माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 6.5% से घटकर -3.1% यहाँ पर दर्ज बताई जा रही है। हालांकि आप अनुमान से बेहतर बता रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में है 7.6 से बढ़कर ये आंकड़ा आया है लगभग 7.7% के आसपास। तो ओवरऑल सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं कि नंबर्स बेहतर आ रहे हैं। सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, माइनिंग के बाद 7.6% पर आया है 10.1 के मुकाबले। सर्विसेज डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त बूम 9.3% के आसपास ये आंकड़ा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो पूरा मोमेंटम बन रहा है जीडीपी को लेकर मिताली, काबिल तारीफ है, लेकिन अब मैं समझना चाहती हूँ कि इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होंगे। देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जहाँ पर वंस अगेन हम कंजम्पशन को चर्न आउट होता हुआ देखेंगे। रूरल इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी बेहतर करना शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी उसमें ग्रोथ धीमी थी। अर्बन मेरे ख्याल से एक बार और पिकअप करता हुआ दिखाई देगा। बेहतरी की तस्वीर कितनी ज्यादा है मिताली? तो मेरे लिए एक्चुअली अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स देखें तो सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ा कंसर्न था। अगर हम पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में देखें, स्पेशली पिछले साल सर्विसेज की ग्रोथ 6.8% पर थी, अब इस साल हमारी 9.3% पर आ रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्रीज है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर हमारे लिए हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ सेक्टर रहा है और उसका स्लो डाउन एक्चुअली पूरे इकोनॉमी में एक स्लो डाउन कर रहा था। तो मेरे हिसाब से आगे ग्रोथ को ले जाने के लिए ऑफ कोर्स ग्लोबल हेडविंड्स हमें पता ही है, काफी दिन से हम ट्रम्प के टैरिफ्स के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। उससे एक डैम्पनिंग इम्पैक्ट तो होगा ही इकोनॉमी पर, ट्रेड पर भी। लेकिन अगर हम आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस देखें जो कि जापान में हुई हैं, उससे मुझे ये बहुत क्लियरली लग रहा है कि हमारा सर्विसेज सेक्टर हमें हेल्प कर सकता है टू चार्ट और रिकवरी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बात कही है, वो है एशियन सेंचुरी ऑफ ग्रोथ एंड पीस इन अ सस्टेनेबल मैनर। मतलब कि एशिया की कंट्रीज के साथ अब भारत जुड़कर एक तरह से को इन्वेस्टमेंट करके, नई नई जॉइंट वेंचर्स करके, नई कंपनियां खोलकर एक नई पीढ़ी और एक नई एरा को एक तरह से ग्रो करा रहा है, ओपन अप कर रहा है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहे और आगे चल के स्टेबल रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि अब यहाँ पर रेड फ्लैग्स के लिहाज से आपको कितनी बड़ी चिंता दिखाई दे रही है, और ये थोड़ा सवाल मैं आपको टैरिफ के संदर्भ से भी पूछ रही हूँ। हालांकि देखिए, बहुत ही अनसर्टेन है मिताली, हो सकता है कि बात बन जाए, क्योंकि बातों के लिए जो आसार है, संभावनाएं है, वो अभी तक खुली रखी हुई हैं। सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतनी अनिश्चितता में भी हमें कौन कौन से सेक्टर्स बहुत बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हम इस तरह की सर्विसेज सेक्टर्स की ही परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे डिस्पाइट टैरिफ टेंशन गोइंग ऑन? क्या हमें ऐसे मान लेना चाहिए? कितना इम्पैक्ट आप अक्रॉस सेक्टर्स देख रही हैं?
तो अगर आप इस साल का हम जैसे जो हमारे पास डेटा मेरे सामने ही खुला हुआ है और मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक मैसिव इंक्रीज हुआ है। रिटेल सेक्टर में, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है प्रोफेशनल सर्विसेज का, फाइनेंशियल सर्विसेज का और रिटेल का, ये 6.6% से 9.5% ग्रोथ पर गया है। मतलब कि रिटेल और जो हमारा हॉस्पिटैलिटी और हमारा जो ट्रैवल टूरिज्म, ये पूरा एक सेगमेंट है, इसमें एक फुल रीबाउंड एक तरह से हमारी इकोनॉमी में अब हम देख रहे हैं। और पब्लिक सेक्टर में भी, डिफेंस सेक्टर में भी एक छोटी सी इंक्रीज हुई है ग्रोथ की 9 से 10%। तो मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, डिफेंस सेक्टर स्पेंडिंग में भी जो हमने रिबाउंड देखा है, ये भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ का इंडिकेटर है। क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस रिलेटेड एमएसएमईज की जो ग्रोथ है वो अगर आगे बढ़ती रहे तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है, आत्मनिर्भरता का भी और इस चीज का भी कि हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो और देश भी खरीद रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ टैरिफ और एनी अदर रीजन, लेकिन इसलिए क्योंकि वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। और मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि अगर हम टैरिफ्स की बात करें, उससे हमारे ट्रेड पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, कुछ सेक्टर्स में बहुत इम्पैक्ट आएगा, कुछ क्लस्टर्स में बहुत इम्पैक्ट आएगा। अगर हम उन क्लस्टर्स को सपोर्ट कर सकें एक टारगेटेड तरीके से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें, उनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट दे सकें और उनको मार्केटिंग में सपोर्ट दे सकें, तो हम उस इम्पैक्ट को भी झेल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया है 29.9% ऑफ एफआई टारगेट पर ये आंकड़ा बता रहे हैं अप्रैल जुलाई फिस्कल डेफिसिट। और यहाँ पर अब रेवेन्यू डेफिसिट भी 1.5 ट्रिलियन बताया जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 15.6 ट्रिलियन बताया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप फिस्कल डेफिसिट के इस आंकड़े को, 29.9% ऑफ एफआई? तो मतलब फिस्कल डेफिसिट का ओवरऑल टारगेट तो अभी हमारे पास पूरा आया नहीं है और इससे हमें बेसिकली ये पता चल रहा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट एक ट्रैक पर चल रहा है। इस गवर्नमेंट के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि शुरू से 2014 से लेके आज तक 10-12 साल का रिकॉर्ड है कि इवन कोविड के टाइम पे हमने फिस्कल डेफिसिट को कभी क्रॉस नहीं किया था, हमने कभी 8% को क्रॉस नहीं किया था। एक फिस्कल डिसिप्लिन का माहौल इस गवर्नमेंट ने जरूर क्रिएट किया हुआ है और ये हमारी इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस फिस्कल डेफिसिट की वजह से, जो कि ये एक फेवरेबल नंबर आया है, अच्छा नंबर आया है, इसकी वजह से हमारे पास ये भी थोड़ा सा एक, मैं कहती हूँ, फिस्कल रूम जिसे कहते हैं, मतलब हमारे पास हमारी चादर अभी हमें फैलाने की जगह हमारे पास अभी है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा अगले 6 महीने में, वो है उन व्यापारियों को, इंडस्ट्रियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटी एमएसएमईज को सपोर्ट करना जो कि ट्रम्प टैरिफ्स की डिसीजन की वजह से जहां पर लॉसेस होंगे, जहां पे वर्किंग कैपिटल की तंगी आएगी, और उन लोगों को सपोर्ट करना जिनकी रोजगारी जा सकती है इन ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से। तो इस फिस्कल डेफिसिट का नंबर ये बहुत इनकरेजिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं इन इमरजेंसी सपोर्ट मेजर्स के लिए। ख्याल से काफ़ी आसान भाषा में आपने पूरी तस्वीर यहाँ पर पेश की है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जहाँ तक जीडीपी के नंबर्स की बात है और फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स का भी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ी हमारे साथ और बातचीत की इस पर। लेकिन चलिए हम रुक करते हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर की ओर और दर्शकों से एक बार फिर से जुड़ते हैं। अनुरोध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुरोध जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया। ओके, आपका सवाल हमारे पास है। कुछ और क्लैरिटी की आपको चाहिए। 10,000 की एसआईपी चल रही है, 1 CR 10 इयर्स, 2 ही फंड हैं आपके पास, एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटी और क्वांट का स्मॉल कैप। इज दैट राइट? बहुत रिस्की नहीं है आपका पोर्टफोलियो? मैम मेरे पास और भी हैं, और 4 हैं मेरे पास। और 4 हैं? उसकी डिटेल्स आपने दी नहीं हमें, बताइए क्या है। एक तो आईसीआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। किसका? आईसीआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईसीआईसीआई इंफ्रा, ओके। आईसीआईसीआई प्रो का इंफ्रा। और मिराय है, मिड लार्ज कैप वाला। लार्ज एंड मिड कैप? हाँ, मिराय का। हाँ, और एक एसबीआई का वो है,
SBI का वो फोकस। SBI फोकस, ओके। जी मैम। इनमें भी 5,000 का SIP चल रहा है। इन तीनों में 5-5 हज़ार की SIP चल रही है, 15,000 ये है। जी ठीक है। और ये जो 2 है वो परफॉर्म पिछले 1 साल से सही नहीं हो रहा है। टोटल 25,000 की SIP चल रही है। परफॉर्मेंस आप परेशान हैं SBI एनर्जी के से और क्वांट के स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस से, इज दैट राइट? यस मैम। चलिए ठीक है, ये जो नाम दिए हैं अभी वो भी लिस्ट में ऐड करेंगे सो दैट यहाँ पे दिखाई दे। चलिए ठीक है, ओके, क्या करें ये अब विश्वजीत जी? बिल्कुल अनिरुद्ध जी, जैसा ये बात चल भी रही थी, थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपका रिस्की है क्योंकि काफी सारे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्योर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे फंड रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के महत्व से देखें तो वो भी बेटर रहेगा और कहीं ना कहीं रिटर्न्स का प्रोबेबिलिटी भी वहां बढ़ जाता है। तो ये थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स आपको जब लेने चाहिए जब आपका बेसिक पोर्टफोलियो, जिसे कोर पोर्टफोलियो कहते हैं, वो सही हो, कैसे जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे फंड्स हो। उसके बाद आप थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स को कंसिडर करें तो अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों फंड्स काफी रिस्की है, वॉलेटाइल भी है और मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस से भी आप खुश नहीं है। क्वांट के ज्यादातर फंड्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा देखने को नजर आया है। और एनर्जी एक थीमेटिक सेक्टर फंड है, तो मेरे ख्याल से इन फंड से आप स्विच कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्योर लार्ज कैप फंड लें, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड लें या फिर HDFC का मिड कैप फंड लें। इस तरीके का फंड्स लें और स्मॉल कैप भी, क्वांट के स्मॉल कैप से भी आप निकलकर बंधन या फिर निपॉन के स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो फंड्स 4-5 साल 10 साल से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उन फंड्स को कंसिडर करें, ना कि जो फंड्स 1 साल 2 साल अच्छे परफॉर्म किए और आपने उसमें SIP शुरू कर दी। तो थोड़ा सा ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल भी देखिए। मेरे हिसाब से ये 3 बदलाव करें आप फंड्स पे और इन 2 फंड से स्विच कर सकते हैं। और आपने बताया कि आप 15,000 की SIP और भी कर रहे हैं तो 25,000 की SIP चाहिए, लेकिन आपने जो टाइम होराइजन रखा है वो काफी कम है, 10 साल का। तो आपको हर वर्ष 15% का स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो मेरे पास 10,000 रुपए की जानकारी थी, लेकिन आपने बताया 25,000 की SIP आप कर रहे हैं। तो आप जितना स्टेप अप करते रहेंगे, क्योंकि अवधि ज्यादा लंबी नहीं है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वो लाभ नहीं मिल पाएगा। 10 साल में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो 15% का स्टेप अप करें और ये फंड्स जो प्योर फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन्हीं जैसे फंड्स में आप अपना कोर पोर्टफोलियो बनाएं। इसके बाद आप अपना थीमेटिक या फिर सेक्टोरल फंड्स में कुछ एक्सपोजर ले सकते हैं रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, बट अदरवाइज ये फंड्स काफी पर्याप्त रहेंगे आपके लिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल आपको ये जो है वो सलाह दी जा रही है। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत करेंगे लाइव फ़ोन पर। इस बीच व्हाट्सएप नंबर मैं फ्लैश करवा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है नोट डाउन करना। आपकी पूरे पोर्टफोलियो की प्लानिंग बिना डिटेल्स के नहीं हो सकती, इसीलिए अपने सवाल हमें भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें भेजिए। निवेश आपने जो भी अभी तक कर रखा है, इंश्योरेंस को लेकर कोई सवाल है, म्यूचुअल फंड को लेकर कोई सवाल है, निवेश पे टैक्स को लेकर कोई सवाल है, किसी नए फंड में आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी हो, सारे सवालों के जवाब आपको लाइव मिल जाएंगे हमारे एक्सपर्ट के जरिए। 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, ये शो भी लाइव देख सकते हैं, पुराने शोज भी लाइव देख सकते हैं। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, क्योंकि दूसरे जो सवाल पूछते हैं कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब या समाधान भी उसमें मिल जाता है। तो इसीलिए पुराने शोज भी देख सकते हैं। निवेश को लेकर बहुत सारी सीख होती है जब भी हम कोई सवाल लेते हैं, एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार दर्शकों से लगातार लाइव फोन लाइन पर हम बात कर रहे हैं। आप चाहें तो इस नंबर पर अभी कॉल भी कर सकते हैं, आपके सवाल हम हाथों हाथ शो पर भी ले लेंगे। एक ब्रेक और विश्वजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। मेहमान है जो आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और इस बीच अगर आप भी लाइव हमारे दर्शक बनना चाहते हैं तो आपको नंबर बता देते हैं, व्हाट्सएप नंबर जहां पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को 9619873567 इस नंबर पर। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो की डिटेल्स दे दीजिएगा, क्योंकि लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग जब कर रहे होते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमारे पास हो।
राहुल का सवाल हम लेंगे। विश्वजीत जी, आपके पास इनके फंड्स के नाम हैं, बताइए कैसे आप इनको 50 लाख का इनका गोल है 10 इयर्स में, 7 फंड है, बताइए कहाँ से निकलना चाहिए? जी, बिल्कुल, इनके पास ज़्यादातर एसबीआई के फंड्स हैं। तो अगर देखें तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड जो है और एसबीआई फोकस फंड, इसमें काफ़ी ओवरलैप है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये एसबीआई फ्लेक्सी कैप से निकल के पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाए, क्योंकि जो ओवरलैप है दोनों फंड्स में, उससे डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। वहीं पर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और एक और स्मॉल कैप फंड है। तो मैं सजेस्ट करूँगा 2 स्मॉल कैप फंड की जगह निप्पॉन स्मॉल कैप से निकलकर निप्पॉन इंडिया के ही लार्ज कैप फंड में आ जाए, तो जो लार्ज कैप फंड मिसिंग है पोर्टफोलियो में, वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। और एक इनके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है, तो ये स्मॉल कैप भी रोक सकते हैं और इसको भी निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में ही ऐड ऑन कर सकते हैं। जहां तक इनका गोल का सवाल है, 11,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, करीब 12% का सीएजीआर लेके चले, तो ये 10 साल में करीब करीब 24,54,000 रुपए बनते हैं। तो गैप है इनके गोल में, तो इनको करीब करीब 4,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ानी होगी और नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है। काफी पोर्टफोलियो में काफी फंड्स हैं, इन्हीं फंड्स में वो अपने 4,000 रुपए निवेश करें। 4,000 की एसआईपी बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में ये अपने गोल 50 लाख के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलते हैं, तो जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो मैंने कम कर दिए हैं, एक लार्ज कैप फंड ऐड कर दिया है और एक फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर मैंने बोला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आ जाए, क्योंकि वहां पे एसबीआई फोकस्ड में और एसबीआई फ्लेक्सी कैप में ओवरलैप है। तो ये बदलाव करें तो मेरे ख्याल से काफी रियलिस्टिक गोल है और अमाउंट भी अच्छी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 4,000 रुपए और बढ़ा रहे हैं, जहां से अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अंकुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं लाइव। अंकुर हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम मेरे को ये समझना था कि मेरा गोल 2 CR का है 10 इयर्स में। ओके, और मेरा अभी मतलब जैसे एक एसआईपी चालू है 2000 की और Right. उसमें मतलब बजाज फिंसर ELSS में। मेरे ख्याल से Tax saver. डिटेल्स मेरे पास है, मैं जुड़ती हूँ विश्वजीत जी से। जो आपने हमें जी। डिटेल्स दे रखी हैं उसका क्या करना चाहिए, बताइएगा विश्वजीत जी। जी, जो जानकारी मेरे पास है, अंकुर जी, आपके पास 2 फंड्स हैं। एक ईएलएसएस फंड्स है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहले तो आप ये अपने सीए से कंसल्ट करें कि आप जो टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं, क्या वो न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो मेरे हिसाब से ईएलएसएस फंड्स की आवश्यकता वहां पे नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपके टैक्स सेविंग में हेल्प नहीं करेंगे। तो ये 2,000 रुपए जो आपके हैं, ये बजाज फिनसर्व के ही फ्लेक्सी कैप फंड में आप स्विच कर सकते हैं। सेम ही एएमसी के फंड में स्विच करें तो वो बेहतर रहेगा। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा है, उसमें बने रहे। लेकिन अगर आप जो लक्ष्य आपने रखा है अंकुर जी, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और समय जो अवधि है वो भी कम है, केवल 10 वर्ष की अवधि है। तो यहाँ पे अगर आपको 2 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है तो 32,000 की एसआईपी चाहिए होगी, तब जाके आप कहीं अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। और उसमें भी आपको 15% का स्टेप अप हर वर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि समय आपने जो टाइम होराइजन रखा है वो केवल 10 वर्ष का है। अगर आप बढ़ाएंगे तो शायद इतना एग्रेसिव आपको एसआईपी ना करनी पड़े, बट जो आपने गोल रखा है उसके लिए तो आपको काफी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी और हर वर्ष जो भी लमसम मिलता है, जो भी पैसा आपको लगता है कि एडिशनल है, वो आप निवेश करें, तब जाके आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। और आगे चलकर आप और फंड्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं या फिर एक वैल्यू स्टाइल फंड भी ले सकते हैं, आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड या फिर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो इन 4-5 फंड्स में ही आप निवेश करें, ज्यादा पोर्टफोलियो भी ना बड़ा करें और एसआईपी को बढ़ाएं, उस पर फोकस करें। और कोई और सवाल पूछना है आपको विश्वजीत जी से? जी, कुछ और पूछना चाहते हैं? सिर्फ 2 ही एसआईपी। ये कितने कितने की एसआईपी करनी पड़ेंगी इन दोनों में? जी, मैंने 2 फंड और बताए हैं आपको। आपको करीब करीब 32,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अभी आप बहुत कम राशि की एसआईपी कर रहे हैं। अगर आपका गोल देखें, क्योंकि गोल आपने 2 करोड़ का रखा है और केवल 10 वर्ष का समय है, तो मेरे हिसाब से आपको ये एसआईपी जो ईएलएसएस वाली एसआईपी है या फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर दें, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है। बाकी जितना मर्जी इसमें बढ़ाएं। और 2 फंड जो मैंने बताए हैं, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड और एक वैल्यू स्टाइल फंड, उसमें आप एड ऑन करें। कोशिश करें जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट अंकुर।
जावेद फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। जावेद नमस्कार, कैसे हैं? हेलो मैम, ठीक हूँ मैं। ओके जावेद, बताइए। आप कैसे मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। हाँ बताइए, आप एसआईपी कर रहे हैं? हाँ हाँ ओके, 5 फंड है आपके पास, 20 ईयर्स तक आप हाँ। इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ। ठीक है, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है 20 साल के बाद? ये 20-25-30 लाख। ठीक है, बताइए विश्वजीत हाँ। जी। हाँ आपने काफी सारे फंड्स ले रखे हैं, तो कुछ एक दो फंड्स कम किए जा सकते हैं जहां पे आपको परफॉर्मेंस भी नजर आ रही होगी। ये एसबीआई का जो क्वांट फंड है, यहाँ से आप निकल सकते हैं। आपका बाकी फंड्स काफी अच्छे हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी अच्छा है, निपॉन ने का स्मॉल कैप भी अच्छा है, और आईसीआईसीआई का लार्जर मिड कैप फंड्स भी है। इन्हीं फंड्स में आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं। अभी आप 3700 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम 12% का सीजीआर लेके चले तो आप 20 वर्ष का, क्योंकि आपने टाइम होराइजन रखा है बहुत अच्छा, एक लंबी अवधि है, तो यहाँ पे आपको 34 लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन जावेद भाई 10% अगर आप और बढ़ाएं हर साल, क्योंकि अभी एसआईपी की अमाउंट कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 3700 की इस साल है, अगले साल 5000 की करें एसआईपी, तो धीरे धीरे अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे। अगर 10% बढ़ाएंगे तो ये करीब करीब 73-74 लाख रुपए बन जाएंगे 20 साल में, तो एक अच्छी राशि बन सकती है। कोशिश करें अपनी एसआईपी को और बढ़ाएं, और ये एसबीआई के क्वांट फंड से निकल जाए, और इसकी जगह ये जो पैसा है ये इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में लगाएं, और ज्यादा फंड्स की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। जावेद, और कुछ पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी को? नहीं 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 मैम, ये फंड में से निकल जाओ ना, अकाउंट में से, एसबीआई हाँ अकाउंट में से। हाँ जी हाँ ठीक है। और चलिए। दूसरा इसमें ऐड करूँ क्या, दूसरा फंड लेने? ये एग्जिस्टिंग फंड्स में ऐड करिए जावेद भाई, नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है चलिए, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। सुशांत का हम सवाल लेंगे, और विश्वजीत जी आपके पास भी उनका सवाल है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस है और स्मॉल कैप, तीनों एसबीआई के हैं। 2.5 करोड़ 17 साल में, 5000 एसआईपी और 3 फंड में चल रही है, एक मुश्त भी है एसबीआई कॉन्ट्रा में। बताइएगा। जी बिल्कुल सुशांत जी, आपने सारे ही फंड्स एसबीआई के ले रखे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जो कहते हैं कि एएमसी वाइज थोड़ा कंसंट्रेशन गैप हो जाता है। और एसबीआई जो है इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, सबसे बड़ी एएमसी है, बहुत अच्छे फंड्स भी हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा जैसे फंड्स हैं इसमें जो आपके पास है भी। लेकिन हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि सारा पैसा एक ही एएमसी में ना लगाएं। आप 4-5 एएमसी के फंड्स में अलग अलग डिफरेंट फंड्स लें, ताकि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिले, क्योंकि हर एएमसी का एक अलग स्टाइल है इन्वेस्ट करने का, वहां के अलग फंड मैनेजर हैं, उनका सोचने का नजरिया अलग है, और हर एएमसी का कोई ना कोई ऐसे 1-2 फंड्स अच्छे होते हैं जो आप चुन सकते हैं। तो कोशिश करें एक अच्छा बास्केट बनाएं, एक ही एएमसी की ना रहे। एएमसी में कोई कमी नहीं है, एएमसी बहुत अच्छी है, सारे इंडिया में एसबीआई की ब्रांचेस है, तो वो बात प्रॉब्लम वो नहीं है। बट कोशिश करें कि आप डिफरेंट एएमसीज को कंसिडर करें, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये भी काफी बड़ी बड़ी एएमसीज हैं, और इनके भी बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं। तो मैं थोड़ी सलाह ये दूंगा कि आप एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर पराग पारिक या फिर एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर ले, तो आपको एक नई एएमसी का फंड भी मिल जाएगा, और हो सकता है थोड़ा बेहतरीन रिटर्न भी आपको देखने को मिले। वहीं पर आपने एक ईएलएसएस फंड ले रखा है सुशांत जी, तो आपको देखना है, जैसे मैंने पहले भी एक व्यूअर को बताया, कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तभी इस फंड का लाभ है, अदरवाइज आप इस फंड से निकलकर आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा सकते हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास फिर 4 फंड्स में 2 डिफरेंट फंड एएमसीज के फंड हो जाएंगे, तो वो बेहतर हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और परफॉर्मेंस भी हो सकता है आपको अच्छी देखने को मिले। जहां तक कि आपका गोल है, आपने 70,000 रुपए अभी लमसम कॉर्पस है आज की वैल्यूएशन, और आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो इससे तो केवल 31 लाख रुपए बनते हैं। और अगर आपको गोल अचीव करना है 2.5 करोड़ का, लेकिन आपके पास 17 वर्ष है, तो आपको 20,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको 10% का स्टेप अप भी करना पड़ेगा हर वर्ष, तब जाके आप 2.5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो अभी एसआईपी के अमाउंट सुशांत सिन्हा जी कम है, उसको बढ़ाएं। जैसे जहां से कोई लमसम बोनस या कोई इकट्ठा पैसा मिलता है उसको भी निवेश करें, और जितना एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, तभी आप अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। और पोर्टफोलियो में ये 2 बदलाव अवश्य कर लें, ताकि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए, और मेरा ऐसा मानना है कि आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेंगी। अभी कविता जी ने एक खबर भी बताई थी कि जीडीपी हमारा बहुत अच्छी से ग्रो कर रहा है, जो उम्मीद से बढ़कर है, हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए आपको। 17 वर्ष का समय है, एसआईपी बढ़ाएं, जितनी एसआईपी बढ़ाएंगे उतना अच्छा आपको कॉर्पस देखने को नजर आएगा।
सुशांत को। संजीव का सवाल लेंगे। पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हैं, 8 फंड है, लेकिन 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और रिव्यू पर सलाह चाहते हैं। 5 CR इनकी कॉर्पस बनाने की इच्छा है। बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो संजीव जी को मुबारकबाद, क्योंकि एक बहुत अच्छी अमाउंट की एसआईपी कर रहे हैं, करीब करीब 3.5 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो जो हमारे देश में 26,000 करोड़ की एसआईपी जाती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है संजीव जी आपका। और आप बिलीव करते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स देंगे, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, आपने सुना भी है अभी। तो मेरे हिसाब से ये 3.5 लाख की एसआईपी बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल आप निवेशित करते रहे हर महीने। और 12% के हिसाब से अगर हम देखें तो आपने 12 साल का लक्ष्य रखा है पीरियड, तो आपने 5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 10 करोड़ 78 लाख बनते नजर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट संजीव जी, जो आपने सोचा उसका डबल यहाँ बन सकता है आराम से, अगर हम 12% का सीजीआर लेके चलते हैं, जो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है। ज्यादा भी बन सकता है, क्योंकि 12 वर्ष में वॉलेटिलिटी भी होगी, जितनी भी होगी, तो भी शायद आप उसको फेस कर पाएंगे, क्योंकि आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं और मार्केट को टाइमिंग करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो देखें तो बहुत अच्छे फंड्स हैं, लेकिन 2 फंड्स ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं, जिसमें कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और है बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये दोनों में अगर हम ओवरलैप देखते हैं तो काफी हद तक है। तो मेरे हिसाब से ये कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड से आप निकल सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और आपके पोर्टफोलियो में संजीव जी एक वैल्यू स्टाइल फंड की कमी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड ले लें, या फिर कोटक का कॉन्ट्रा फंड है, उसी एएमसी का फंड है, आप उसमें स्विच कर लें। तो पोर्टफोलियो और अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट मार्केट कैप्स में और डिफरेंट एएमसीज में। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लें। बाकी गोल आपका काफी रियलिस्टिक है, बहुत आराम से अचीव हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ आज के सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं थामते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी, आपने समय दिया और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अपने पोर्टफोलियो को कैसे आप ट्रम्प टैरिफ के खतरे से बचाकर रख सकते हैं, इस पर हम पूरी चर्चा लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।